आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। जैसे कि पहले पार्ट्स के अंदर हम एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, उनका स्ट्रक्चर स्टडी किया था हमने और मोस्टली फंक्शन भी डिस्क्राइब किया, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है उसके बारे में बात की, एक्टिव साइट वगैरह सारा कुछ स्टडी किया था। सो आज हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो उनकी खसूसियात क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो आपको जिस तरह नज़र आ रहा है कि ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन यानी मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स की चेन्स होती हैं जो टर्शरी फोल्डिंग करने के बाद आपस में ज्वाइन होती हैं और हमारे पास ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आता है। यानी सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी दे आर प्रोटीन्स, सो दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। देन इसके अलावा एंजाइम्स जो हैं वो बायो कैटलिस्ट है, इट मीन्स दे स्पीड अप द रिएक्शंस, सो they are biocatalyst। सही, बायोकैटलिस्ट से मतलब स्पीड अप द रिएक्शंस करेंगे। अब ये रिवर्सिबल हो या फॉरवर्ड हो, कोई भी रिएक्शन इसमें स्पीड अप करना है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इंक्रीज करना है, साइड ऑफ रिएक्शन की बात नहीं। इसके अलावा ये स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है जी, स्मॉल क्वांटिटी इसकी क्यों रिक्वायर्ड होती है? क्योंकि ये रीयूजेबल होते हैं। सही, यानी इनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हर रिएक्शन के एंड के प्रोडक्ट के साथ ये दोबारा हमें मिल जाते हैं। सही, और इसके अलावा दे डू नॉट चेंज द प्रोडक्ट, दे डू नॉट चेंज प्रोडक्ट, के जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उनकी प्रॉपर्टीज़ पे एंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सही, दे डू नॉट चेंज द प्रोडक्ट, सो सिंपल रिएक्शन को ये कैटलाइज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, उनके प्रोडक्ट पे इफेक्ट नहीं डालेंगे। सही, इसके अलावा जो मज़ीद प्रॉपर्टी जिनके बारे में आज मज़ीद हम बहस भी करेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे, उसमें इसकी स्पेसिफिसिटी है, यानी एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, इनकी स्पेसिफिसिटी है, मसलन ये टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, लाइक टेम्परेचर के बाद पीएच स्पेसिफिक होते हैं बहुत ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात जो ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं कि हर एंजाइम एक ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट या ख़ास किस्म के रिएक्शंस को कवर कर सकता है। ठीक, यानी हर रिएक्शंस के अंदर एक एंजाइम, यानी हर रिएक्शन के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। सही, इसके अलावा हमने बात की थी कि मसलन कुछ एंजाइम्स जो उनसे हैं वो कोफैक्टर, यानी नीड कोफैक्टर एंड को एंजाइम, इसका फ़र्क पड़ा था हमने पिछले चैप्टर के अंदर। सो कोफैक्टर और को एंजाइम्स इनको चाहिए होते हैं, ठीक है, अपनी एक्टिविटी के लिए। अदरवाइज अगर कोफैक्टर कोएंजाइम्स नहीं होंगे तो इनकी एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं हो सकती। अच्छा, इनका एक बहुत बेस्ट सी डेफिनेशन है कि कैटलिस्ट बेसिकली करता क्या है। यानी हमने कहा जो बायो कैटलिस्ट है, सो बायो कैटलिस्ट व्हाट इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि पिछले लेक्चर में बात की थी कि एक्टिवेशन एनर्जी को ये लो कर देते हैं, यानी जो एनर्जी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, अगर हम उसमें कैटलिस्ट डाल दें तो वो एनर्जी लो हो जाती है, यानी हमें इतनी एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ती और रिएक्शन को ये मज़ीद फास्ट भी कर देते हैं इसी वजह से। सही, सो यानी ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मसलन क्या क्या ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, दे आर बायो कैटलिस्ट दैट विल लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। इसके अलावा इनकी स्मॉल क्वान्टिटी चाहिए होती है, इसका प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते। कुछ एंजाइम्स के साथ कोफैक्टर को एंजाइम का होना ज़रूरी है। इसके अलावा ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि यानी दे आर टेम्परेचर स्पेसिफिक, पीएच स्पेसिफिक, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। सही, हाँ ओके, ये तो था कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ थी एंजाइम्स की। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। मतलब कुछ एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं, इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, वाई दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म? क्योंकि वो डेंजरस होते हैं बॉडी के लिए, इट्सल्फ बॉडी इन्हें प्रोड्यूस करती है लेकिन वो डेंजरस होते हैं, इसलिए वो उसे इनएक्टिव फॉर्म में बनाते हैं। लाइक एक एंजाइम है पेप्सिनोजिन, जिसका आपका बुक में भी जिक्र है। पेप्सिनोजिन जो है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, यानी ये प्रोटीन्स को तोड़ता है, इट इज़ अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। बट ये जो पेप्सिनोजिन है ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है,
पेप्सिन, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है, ये इसकी क्या है, एक्टिव फॉर्म। यानी पेप्सिनोजिन खुद इनएक्टिव होता है शुरू में, जो कि ये उसमें बनता है स्टोमक के अंदर, ठीक है, स्टोमक की लाइनिंग के अंदर बनता है, जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है उसका ये पार्ट होता है स्टोमक की लाइनिंग के अंदर, और ये स्टोमक के अंदर इनएक्टिव होता है। सो इट विल एक्टिव इन द फॉर्म ऑफ द पेप्सिन, ठीक है, और ये सिक्रीशंस के बाद जब गैस्ट्रिक यानी मैदे के अंदर ये जो सिक्रीशंस बनती हैं उस टाइम ये एक्टिव होता है, जब इसका पीएच यानी 2 के ऊपर होती है, एसिडिक पीएच के ऊपर जाके एक्टिव होता है। सो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। क्यों ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों बन सकते हैं? वजह ये होती है कि अगर ये एक्टिव फॉर्म में बॉडी बनाना शुरू कर दे तो ये बॉडी को इटसेल्फ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। सो इसको पहले इनएक्टिव फॉर्म में बनाया जाता है, सही। सो अब हम चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शंस, सही कि एंजाइम एक्शंस में कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इसके लिए ऑलरेडी मैंने कुछ डायग्राम्स रखी हुई हैं यहाँ पे। मतलब सबसे पहले आता है जी, फर्स्ट वन इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में अगर आप ग्राफ देखें तो यानी जो हम सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं एक ख़ास कंसंट्रेशन तक सबस्ट्रेट बढ़ाने पे रिएक्शन प्रोसीड करता है, यानी फास्ट होता गया, लेकिन उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है, सही। इसकी वजह क्या होती है कि जो जिस पॉइंट पे रिएक्शन कांस्टेंट हो रहा है ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होती है, ठीक है। सैचुरेशन से बात की जितने भी एक्टिव साइट्स थे एंजाइम्स के वो फिल आउट हो गए हैं। अब मज़ीद सबस्ट्रेट बेशक हम इंक्रीज़ करते जाएँ लेकिन रिएक्शन उसी रेट के साथ आगे प्रोसीड करेगा। मतलब इसकी एग्जांपल क्या है, मतलब अगर आपके पास बसेस हों, यानी बस है, बस के अंदर हम कह दीजिए 10 सीट्स हैं, सही। सो जो नंबर ऑफ पर्सन उस पर बैठेंगे जाहिर बात है वो भी 10 होंगे। सो अगर 10 से ज़्यादा बंदे हो जाएंगे सो वो उस बस में पूरे नहीं आ सकेंगे। सो उसे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहेंगे, उसे नेक्स्ट बस का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बस एज ए एंजाइम एक्ट कर रही है। सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। उसके बाद फिर क्या होगा कि रिएक्शन उसी रेट के साथ प्रोसीड होगा, सही। अब हम आते हैं पीएच के ऊपर। सो एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट पीएच। पीएच होती क्या है भला? इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यानी पीएच ज़्यादा होने से क्या मराद है कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो रहे हैं, सही। और हाइड्रोजन आयन जब ज़्यादा होते हैं सो दे कैन react with increase in concentration of hydrogen ions can react with enzymes, और enzymes जब react होंगे वो डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है। यानी अगर enzymes किसी के साथ कोवलेंटली बाइंड हो जाएं या कोई रिएक्शन हो जाए उनके साथ, उनकी फिगर या उनकी कन्फिग्रेशन चेंज हो जाए तो वो डीनेचर हो जाते हैं, सही। सो यानी इफ देयर इज इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इट मीन्स दैट एंजाइम इज गोइंग टू रिएक्ट विद इट, और जब वो रिएक्ट करेगा और उसके बाद वो डीनेचर हो जाएगा। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो लो पीएच पे काम करते हैं, यानी एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, लाइक पेप्सिन है। पेप्सिन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम है एट 2 ऑलमोस्ट 2 पीएच के ऊपर, सही। कुछ ऐसे हैं जो बेसिक पीएच पे काम करते हैं, मसलन कीमोट्रिप्सिन है, ये अब 8 पे काम कर रहा है, ठीक है। इट इज़ मोर देन नॉर्मल, यानी 7 से ज़्यादा है, ठीक। कुछ ऐसे तो जो नॉन सेंसिटिव होते हैं पीएच के, मसलन पेपेन है, इट इज़ नॉन सेंसिटिव। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो बेसिक पीएच पे जितना मर्जी बढ़ा लें काम करते रहेंगे, मसलन इसमें कोइनेस्ट्रेज है। सो दिस एंजाइम्स आर वेरी मच पीएच स्पेसिफिक। और हमारी बुक में जो सी एग्जांपल्स गिवन है, मसलन पेप्सिन है, पेप्सिन की बात की हमने, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.00 पीएच पे काम करेगा। फिर एक एंजाइम है सुक्रेज। सुक्रेज की जो पीएच है दैट इज़ 4.5, यानी ये भी एसिडिक पीएच पे काम करेगा। इसके अलावा सुक्रेज के बाद है जी इंटेरोकाइनेज, ये भी एक एंजाइम है, इंटेरोकाइनेज, ये 5.5 पे काम करेगा, ये भी ऑलमोस्ट बेसिक पीएच है, ठीक है। इसके अलावा स्लाइवरी अमाइलेज है जो आपके स्लाइवा में मौजूद होता है, और ये भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है बेसिकली। स्लाइवरी अमाइलेज जो सा ये 6.8 पीएच पे काम करता है, ठीक, स्लाइटली एसिडिक कह सकते हैं। आगे कैटलेज है, कैटालेज कैटालिसिस करता है, तोड़ने में काम आता है ये, ठीक है, मुख्तलिफ कंपाउंड्स को तोड़ता है। सो कैटालेज जो सा वो 7.6
यहाँ पे अब बेसिक पीएच स्टार्ट हो रही है, यानी 7.6 पीएच पे काम करता है। इसके बाद काइमोट्रिप्सन है, ये 7 to 8 पे काम करता है। इसी तरह आगे पैंक्रियाटिक लाइपेज है, ये बेसिक पीएच पे काम करता है, ठीक है। ये भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ होता है। फिर आर्जिनेज है, ये 9.7 इवन 9.7 पे जाके काम करेगा। सो दे आर एंजाइम्स विच आर वेरी मच पीएच स्पेसिफिक। सही। इसके अलावा हम आते हैं जी टेम्परेचर पे। सो हाउ टेम्परेचर गोना अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। सो केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं कि लाइक रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन बढ़ेगा। सो सेम है, लेकिन अप टू एन ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी एक कंडीशन होती है जहाँ पे हम कहते हैं इसका टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम से क्या मुराद है कि यहाँ पे एंजाइम जो सा है वो बेस्ट फंक्शनिंग देगा। सही, यानी यहाँ पे हमें मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्टेन होगा। लेकिन ये ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारी बॉडी के बराबर ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन जो ही हम उससे आगे प्रोसीड करते हैं तो क्या होता है कि रिएक्शन जो सा है वो एकदम स्टॉप होना शुरू हो जाता है। वजह क्या होती है कि एक्चुअली व्हेन वी आर गिविंग हीट, कि जब हम हीट देते हैं सिस्टम में, सो इट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि हीट देने से क्या होगा कि उस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। लेकिन दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, यानी एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, सो इट विल डिस्टर्ब द केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एंजाइम। ठीक है, कि अगर ये हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या होगा कि उसकी केमिकल बॉन्डिंग सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। सो दैट विल बी नॉट गुड फॉर द एंजाइम्स, एंजाइम्स के लिए ठीक नहीं हो। सही। सो हम यानी इसका जो टेम्परेचर की रेंज है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही बेस्ट रहेगी। सही, उससे ऊपर जब जाएगा यानी 40 से जो ही टेम्परेचर क्रॉस करेगा एकदम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये 37 पे था ग्राफ हमारे पास, 37 तक इसकी अगर आप देखें तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन जो ही टेम्परेचर जहाँ से 50 पे पहुँचा है तो एंजाइम एक्टिविटी स्टार्ट डिक्रीजिंग, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो रही है। और 60 पे और भी कम हो रही है, लाइक यहाँ तक ये 60 पे हमें ग्राफ मिल रहा है। सही। तो होता क्या है, यानी व्हेन वी अप्लाई अ हीट इन अ सिस्टम इट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो डिस्टर्ब द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एंजाइम्स। सही। तो इसके आखिर रिजल्ट में भी क्या होगा कि ये डी नेचर हो जाएगा। ठीक है, अगेन डिस्टर्ब द इट विल डी नेचर। सो एंजाइम्स पीएच स्पेसिफिक होते हैं और टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, और अगर ये लिमिट से क्रॉस हो जाए तो वो डी नेचरिंग की तरफ ले जाएंगे एंजाइम्स को। आगे हम एंजाइम कंसंट्रेशन पे आते हैं तो बहुत सिंपल है कि जितनी हम एंजाइम्स बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। यानी कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। जितना हम कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स को बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना बढ़ता जाएगा। सही। सो ये थी कुछ फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट कर रहे थे। ठीक, यानी ये ज़रूरी नहीं होता कि हर एक के ऊपर ये मखसूस एंजाइम्स होते हैं जिनके ऊपर मखसूस फैक्टर्स काम करते हैं। सही। अब हम आते हैं इनहिबिटर्स के ऊपर। इनहिबिटर्स किसे कहते हैं? इनहिबिटर्स आर एनी केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है जी, केमिकल कंपाउंड यानी कोई भी मटेरियल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, विच इनहिबिट्स इट्स एक्टिविटी। ठीक है, जो इसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। लाइक अभी हमने पिछले थोड़ी देर पहले हमने बात की कि एंजाइम्स लाइक अ पैसेंजर सीट, ठीक है, यानी जिस तरह बसेस के अंदर पैसेंजर सीट्स होती हैं उस तरह एंजाइम्स हैं। ठीक, सो हर पैसेंजर के ऊपर उसका जो हर सीट के ऊपर ख़ास पैसेंजर बैठेगा जिसके पास उसकी टिकट होगी। सही। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है, कुछ ऐसे पैसेंजर्स आते हैं जो उस सीट को बिलोंग नहीं करते लेकिन वो उस पर बैठ सकते हैं। ठीक, तो इस तरह वो उस जगह बैठ जाएंगे और जो उसकी एक्टिव साइट है उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे और इस तरह वो उसकी फंक्शनिंग को ब्लॉक कर देंगे। ओके, अब हम इस बात करते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कि यानी इनहिबिटर्स किस तरह इसकी केमिकल एक्टिविटी को यानी रोक देते हैं। सो
बेसिकली होता क्या है कि जो इनहिबिटर होता है, जो भी मॉलिक्यूल है, उसकी जो शेप होती है वो ऑलमोस्ट रफली सबस्ट्रेट की तरह ही होती है, यानी इनहिबिटर इज सेम लाइक सबस्ट्रेट, ठीक है, यानी सबस्ट्रेट टाइप मटेरियल होता है ये, ठीक है, यानी इट इज़ नॉट एक्चुअली अ सबस्ट्रेट बट इट इज़ अ सबस्ट्रेट टाइप मटेरियल विच कैन फिक्स इनटू द एक्टिव साइट, सही, यानी वो उसकी एक्टिव साइट पर जाके बैठ जाएगा और उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा, ठीक। या फिर कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो केमिकली रिएक्ट कर जाएंगे, लाइक साइनाइड्स होते हैं, केमिकल रिएक्ट, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे। इसमें एग्जांपल्स क्या है जी, साइनाइड्स हैं, ठीक, साइनाइड्स आपको पता है सांप के जहर में भी होता है, सही, ये जितने भी जहर होते हैं इसमें ऑलमोस्ट साइनाइड्स होते हैं, ठीक। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो जो से हैं वो बैक्टीरियल एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं मोस्टली, ठीक है, बैक्टीरिया के एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ठीक। इस तरह एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ ड्रग्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन कर देते हैं, ठीक। जो केमिकल रिएक्शन करेंगे ना वो तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, दे आर इरिवर्सिबल, कि वो बस एंजाइम एक्टिविटी को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देंगे, यानी अब एंजाइम मज़ीद एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन जिसके अंदर सबस्ट्रेट टाइप मटेरियल है और वो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन करता है, ठीक है जी, इनकी जो इंटरेक्शन होगी वो नॉन कोवलेंट होगी इंटरेक्शन है, से ये जो उनसे हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के अंदर आएंगे, यानी इसकी एक्टिविटी को किसी ना किसी तरीके से हम या इसे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहेंगे। अगर हम इसमें भी देखें ना, लाइक इसमें तो वैसे नहीं है रिवर्सिबल और रिवर्सिबल, इसमें कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव है, ये रिवर्सिबल की दो टाइप्स हैं। से चलें, इरिवर्सिबल क्या था, वो केमिकल्स जो कि केमिकल रिएक्ट कर जाते हैं लाइक साइनाइड्स, एंटीबायोटिक्स, और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, जबकि जो रिवर्सिबल है वो सबस्ट्रेट टाइप मटेरियल होता है जो कि उनकी एक्टिव साइट पे या एंजाइम के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और ये नॉन कोवलेंट रिएक्शन होते हैं और ये रिवर्सिबल होते हैं, सही। आगे रिवर्सिबल की फर्दर दो टाइप्स हैं, इसमें एक कॉम्पिटिटिव है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव है, सही। कॉम्पिटिटिव की अगर डायग्राम देखें तो यानी ये एक्टिव साइट पे बाइंड हुआ है, लेकिन जो ही ये जो रियल सबस्ट्रेट है, रियल सबस्ट्रेट आएगा, सो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर सकता है, यानी इसकी जगह अपने आप को वो बिठा सकता है, यानी ये कॉम्पिटिटिव है, नहीं किस्म के इन दोनों के दिमाग कंपटीशन होगा, सही। तो लास्ट में क्या पता रियल सबस्ट्रेट जो सा है वो इसकी जगह पे वापस आ जाए, सही। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होते हैं कि जो मटेरियल है वो जाके कहीं और एंजाइम की किसी और लोकेशन पे जाके बाइंड करता है, होता वो भी सबस्ट्रेट की तरह लेकिन किसी और लोकेशन पे जाके बाइंड करता है और उसकी एक्टिव साइट को चेंज कर देता है, यानी अब इसकी देखें एक्टिव साइट जो है वो बेसिकली चेंज हो गई, और ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, जो रियल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये इसकी एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं हो सकता, सही। सो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा जिसने इसकी एक्टिव साइट चेंज कर दिया, होगी इसकी भी नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, यानी ये अपनी जगह वापस अपनी जगह छोड़ सकता है, लेकिन इस टाइम कंपटीशन नहीं है, यानी रियल सबस्ट्रेट बेशक आ जाए तो जब तक इस इनहिबिटर की मर्जी नहीं होगी एंजाइम अपनी वापस एक्टिविटी के अंदर नहीं आ सकता, सही। सो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव के अंदर यह है कि अगर रियल सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को हम बढ़ा दें किसी तरीके से तो रियल सबस्ट्रेट वापस इनहिबिटर की जगह लेगा एंजाइम में और एक्टिविटी को नॉर्मली कंटिन्यू करेगा, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या था कि वो एक्टिव साइट के अलावा कहीं पे बाइंड कर जाता है और उसकी एक्टिव साइट को चेंज कर देता है ऑलमोस्ट, सो उसकी वजह से क्या होगा, रियल सबस्ट्रेट बेशक क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, जब तक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जगह नहीं छोड़ेगा तो इसकी एंजाइम एक्टिविटी को आगे हम नहीं कैरी ऑन कर सकते या कैरी ऑन नहीं कर सकते एंजाइम एक्टिविटी। सो अब हम रिवाइज करते हैं हमने जो पढ़ा, लाइक सबसे पहले हमने एंजाइम्स की प्रैक्टिस पढ़ी, एक किस्म का रिवीजन था जो पीछे पढ़ चुके हैं हम, मसलन कुछ एंजाइम्स को फैक्टर को एंजाइम्स रिक्वायर्ड करते हैं, मोस्टली एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, बायोकैटलिस्ट है, कैटलिस्ट से क्या हमारा दे लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एंड स्पीड अप द रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे चीज़ को ले लिया हम, स्पीड अप रिएक्शन, ठीक है, इसमें फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो जो भी हो स्पीड अप इन्होंने करना होता है, सही। लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, स्पीड अप रिएक्शन, फिर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि ये रीयूजेबल होता है ना, वजह क्या है इसकी, दे आर रीयूजेबल, सही। इसके अलावा दे डू नॉट चेंज द प्रोडक्ट, सही, प्रोडक्ट को चेंज नहीं करते, और
इसके अलावा स्पेसिफिक होते हैं बहुत ज़्यादा एंजाइम्स, एंजाइम्स आर वेरी मच स्पेसिफिक, लाइक दे आर टेम्परेचर स्पेसिफिक, पीएच स्पेसिफिक, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। ठीक, इसके अलावा एक जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमने क्या पढ़ा था कि कुछ एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लाइक इसमें पेप्सिनोजन की एग्जांपल थी जो हमारे मैदे में बनता है, सो दिस इज इनएक्टिव फॉर्म से, यानी इनएक्टिव फॉर्म में बनेगा और जब रिलीज होगा उसके बाद एक्टिव होता है। वजह क्या होती है, अगर ये सेल के अंदर ही एक्टिव हो जाए तो इसकी जो प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी है ये सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, सो इससे बचने के लिए क्या हुआ कि पेप्सिन को इनएक्टिव फॉर्म यानी पेप्सिनोजन में कन्वर्ट किया गया और बाद में से एक्टिव किया जाता है सिक्रीशंस के अंदर, नहीं जब pH 2 के करीब पहुंचती है। तो इसके अलावा हमने इसकी देखा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। उसमें सबसे पहले सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है कि सबस्ट्रेट एक खास पॉइंट तक यानी बढ़ाएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन जो ही एंजाइम्स की एक्टिव साइट सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, उस टाइम रेट ऑफ रिएक्शंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो एंजाइम्स हैं वो कुछ पीएच स्पेसिफिक होते हैं, लाइक इसकी हमने ग्राफ के अंदर स्टडी किया कि इनकी एंजाइम एक्टिविटीज़ खास पीएच पे मैक्सिमम होती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है से। सो इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच ऑफ द एंजाइम। ठीक, इसकी एग्जांपल क्या है, मसलन पेप्सिन जो सा है इट इज़ एक्टिंग ऑन ऑलमोस्ट 2 pH के ऊपर, एसिडिक pH पे। सुक्रेज जो सा 4.5 pH पे एक्ट करता है, इंटेरोकाइनेज 5.5 pH पे, स्लाइवरी अमाइलेज जो सा है 6.8 pH पे होता है, अमाइलेज इसके साथ आएगा। ठीक, इसी तरह कैटलेज है वो 7.6 के ऊपर काम करता है। सही, सो पीएच की रीज़न क्या थी कि बेसिकली पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी पीएच जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे सो इट मीन्स दैट दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद द एंजाइम्स, एंजाइम के साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन के बाद क्या होगा कि वो इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे, दे विल डीनेचर द एंजाइम। ठीक है, वो एंजाइम्स को डीनेचर कर देंगे। सही, उसके बाद हम टेम्परेचर के ऊपर गए कि टेम्परेचर जो सा होता है हर एंजाइम में खास टेम्परेचर नहीं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करता है। लाइक ह्यूमन एंजाइम्स आर मोस्टली सूटेबल फॉर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इनकी एक्टिविटी मैक्सिमम होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनकी जो एंजाइम एक्टिविटी वो डिक्रीज हो जाएगी। वजह क्या होती है कि हीट सप्लाई करने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और अगर हीट ज़्यादा सप्लाई कर दी जाए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो एंजाइम एक्टिविटी को ही डिस्टर्ब कर देगा। सही, सो बाय इंक्रीजिंग द हीट यू विल गेट मोर रेट ऑफ रिएक्शन अप टू अ ऑप्टिमम टेम्परेचर, बट आफ्टर दैट क्या होगा कि उसकी जो एंजाइम एक्टिविटी वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, एंजाइम्स और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट रिलेशन है कि जितने एंजाइम्स बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद इनहिबिटर्स पे आए, सो इनहिबिटर कोई भी केमिकल कंपाउंड यानी केमिकल नेचर का हो जो कि उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि नहीं वो केमिकली रिएक्ट कर जाएगा या उसकी एक्टिव साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। सही, फिर इसमें दो किस्में हैं, वन इज़ रिवर्सिबल और अदर वन इज़ इरिवर्सिबल, यानी इरिवर्सिबल एंड सेकेंड वन इज़ रिवर्सिबल। से इरिवर्सिबल से क्या मतलब है, उनका केमिकल रिएक्शन होगा और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, नहीं वो केमिकली बाइंड हो जाएगा उसके साथ। जबकि रिवर्सिबल में क्या होता है कि वो केमिकली बाइंड नहीं होता बल्कि नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन बनाता है और किसी भी लम्हे वो यानी एंजाइम को छोड़ सकता है। सही, फिर आगे रिवर्सिबल की दो टाइप्स थी, एक इसमें कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, नहीं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं और कुछ इसमें नॉन कॉम्पिटिटिव। दिस वन इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो कि एक्टिव साइट पे लोकेट कर रहा है और फिर रियल सबस्ट्रेट आएगा इसकी जगह पे और वो बाइंड हो जाएगा। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या था कि जो एक्टिव साइट है वो इस तरह ऑक्यूपाई हुई है कि अब उसके ऊपर रियल सबस्ट्रेट आ भी जाए तो नहीं बाइंड कर सकता। सही, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव है, इसमें रियल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मैटर नहीं करती। सही, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एंजाइम्स। सो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, हम फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।